गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे डिक्लाइन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के दौरान भारतीय उद्योगों का पतन। भारतीय कुटीर उद्योगों के पतन के क्या कारण रहे? भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना से पूर्व कुटीरों और हस्तशिल्प उद्योग की स्थिति बेहतर थी। भारत में कपड़ा उद्योग, जिसमें सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र एवं रेशम की विदेशी बाजारों में अत्यधिक मांग थी, साथ ही भुगतान संतुलन भारत के पक्ष में ही रहता था। लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना के बाद इन कुटीर और हस्तशिल्प उद्योगों का पतन हो जाता है, जिसके लिए ब्रिटिश साम्राज्यवादी शोषणकारी नीति प्रमुखता से उत्तरदायी रही। भारतीय कुटीर उद्योगों के पतन के कारण निम्न प्रकार से हैं। पहला, राजनीतिक शक्ति का दुरुपयोग। अंग्रेज भारत में राजनीतिक सत्ता स्थापित करके राजनीतिक शक्ति के दुरुपयोग के द्वारा भारतीयों का माल न्यूनतम कीमत पर खरीदते थे। वह भारतीयों को कंपनी के कारखानों में काम करने के लिए बाध्य करते थे। जैसा कि हमने देखा, बंगाल पर आधिपत्य स्थापित करके उन्होंने अपने राजनीतिक शक्ति का दुरुपयोग किया और कालांतर में अपने आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए राजनीतिक हितों के माध्यम से अपने आर्थिक हितों की पूर्ति की। अंग्रेज ददनी प्रथा के माध्यम से भारतीयों पर अत्याचार करते थे। ददनी प्रथा, इसके बारे में कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। ददनी प्रथा यानी नील की खेती कराने के लिए या अन्य खेती करने के लिए भारतीय किसानों से अग्रिम पेशगी देकर उनसे करारनामे करा लिए जाते थे, जिससे कम मूल्य पर उन्हें बंधुआ मजदूरों की तरह कृषि करवाई जाती थी। जबरन कार्य करवाने, ऊंचे मूल्यों पर माल बेचने और कम मूल्य में खरीदने की नीति तथा ददनी प्रथा के आतंक से जुलाहों ने अपने पुश्तैनी धंधों को छोड़ दिया था और अलग धंधों में लग गए थे। इस प्रकार धीरे धीरे भारतीय कुटीर उद्योगों का पतन हो गया था। कुछ भारतीयों ने तो अपने हाथ के अंगूठे तक कटवा दिए थे। इस प्रकार भारतीय दस्तकार वर्ग का विनाश हो गया था। इसी तथ्य को इंगित करते हुए विलियम बेंटिक ने एक बार कहा था कि इस दरिद्रता के समान दरिद्रता वाणिज्य के इतिहास में शायद ही कभी रही है, जब भारतीय बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदानों में बिखरी पड़ी थी। कच्चे माल पर नियंत्रण द्वारा राजनीतिक इकाई स्थापित होती ही अंग्रेजों ने कच्चे माल पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। जैसे कि वह कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, वह सूरत का पूरा कपास 25 लाख रुपए में खरीद लेती थी और उसके बाद उसे ब्रिटेन में भेज देती थी। इससे भारत में कच्चे माल की उपलब्धता कम हो जाती थी। साथ ही कंपनी भारत के कच्चे माल को सस्ता खरीदकर उसे भारतीय व्यापारियों को महंगे दामों में बेच देती थी। इसकी वजह से भारतीय उत्पाद महंगे हो जाते थे। वह ब्रिटिश उत्पाद से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते थे। अतः कुटीर उद्योग और हस्तशिल्प उद्योग का विनाश होना स्वाभाविक ही था। विदेशों में भारतीय माल पर प्रतिबंध। विदेशों में भारतीय माल की जबरदस्त मांग थी। इस कारण अंग्रेजों ने 1700 ईस्वी में ब्रिटेन में भारतीय कपड़े के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। पहले भारत का माल विदेशों में अच्छी दाम पर बिकता था, अच्छी मात्रा में बिकता था, लेकिन कालांतर में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी शोषणकारी आर्थिक नीतियों को लागू करके और भारतीय माल को हतोत्साहित किया, जिससे भारतीय उद्योग धंधों का पतन हो गया। 1720 ईस्वी में सादे सूती वस्त्रों पर 35% आयात शुल्क लगाया जाता था और कालांतर में भारत आने वाले सभी सूती और अन्य वस्तुओं पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। इससे स्पष्ट होता है कि ब्रिटिश सरकार ने भारतीय कुटीर उद्योगों के आयात को हतोत्साहित किया। औद्योगिक क्रांति का प्रभाव। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। औद्योगिक क्रांति यानी कि पहले जहाँ मशीनों के माध्यम से पहले जब मजदूरों द्वारा जो कार्य होता था या मानवों के द्वारा जो माल बनाया जाता था, अब वह उसका स्थान मशीनों ने ले लिया, जिससे कि कार्य सुगमता से होने लगा और कार्य की गुणवत्ता और उसकी दाम में भी काफ़ी सुधार हुआ। कार्य होने की वजह से, मशीनों से उत्पादन कार्य होने की वजह से वस्त्र की गुणवत्ता में सुधार हुआ। साथ ही उसकी लागत मूल्य कम हो गई, क्योंकि जहाँ किसी कार्य को करने के लिए 10 मजदूर लगते थे, 10 मजदूरों का स्थान एक मशीन ने ले लिया, तो अपेक्षाकृत उसकी लागत कम हो गई और ये माल सस्ता हो गया, ब्रिटेन का माल। परिणामस्वरूप भारतीय कुटीर उद्योग इन उद्योगों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाए। मुक्त व्यापार की नीति। हमने अंग्रेजों की औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में इनकी तीनों नीतियों के बारे में पढ़ा था। पहली वाणिज्यकारी नीति, दूसरी मुक्त व्यापार की नीति। इस नीति के तहत पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ही केवल भारत में व्यापार का अधिकार प्राप्त था, लेकिन 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ये घोषित किया गया कि अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा भी सभी कंपनियां भारत में मुक्त व्यापार कर सकती है, यानी कि व्यापार में छूट दे दी गई। इससे 1833 के अधिनियम तक जारी रखा गया
जिससे पहले इस नीति के तहत मुक्त व्यापार के तहत भारत में आयात होने वाली ब्रिटिश वस्तुएं पर आयात शुल्क पूर्णतः मुक्त कर दिया गया। बहुत कम शुल्क लिया गया या पूर्णतः मुक्त कर दिया गया, जिससे कि ब्रिटेन की वस्तुएं भारत में सस्ती हो गई और ब्रिटेन में भारतीय वस्तुओं पर अत्यधिक आयात शुल्क लगाया गया, जिससे भारतीय वस्तुएं ब्रिटिश वस्तुओं की अपेक्षा महंगी हो गई। परिणामस्वरूप भारतीय कुटीर उद्योगों का विनाश हो गया। रेलवे का विकास। रेलवे के विकास में साम्राज्यवादी नीतियों को प्रभावशाली ढंग से क्रियान्वित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कच्चा माल गांव से बंदरगाह तक एवं तैयार माल बंदरगाह से भारत के प्रत्येक हिस्से तक भेजने में रेलवे का महत्वपूर्ण योगदान रहा, जो कुटीर उद्योग के पतन का कारण बनी। इसलिए रेलवे के विकास का इन्होंने अपने साम्राज्यवादी हितों को पूर्ति करने के लिए रेलवे का विकास भारत में किया। इसके पीछे इनकी जन कल्याण की भावना नहीं थी। पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव। ब्रिटिश शासन की स्थापना से भारतीय समाज में परिवर्तन आने लगे और जैसे जैसे इसका विस्तार बढ़ा, लोगों का आकर्षण भी ब्रिटिश संस्कृति की तरफ बढ़ा। इसलिए समाज में ब्रिटिश वस्तुओं की मांग बढ़ी और भारतीय वस्तु की मांग घटने लगी। परिणामस्वरूप कुटीर उद्योगों का पतन हो गया। कुटीर उद्योगों के प्रोत्साहन और विकास के लिए प्रत्येक देश की सरकार प्रयास करती है, जबकि अंग्रेजों ने ऐसा कोई प्रयास नहीं किया, बल्कि उसके पतन में सहयोग दिया। हम देखते हैं कि जिससे उसका लाभ ब्रिटिश वस्त्र उद्योगों को मिला। भारतीय हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों के नष्ट होने से भारतीय बाजारों में लंकाशायर और मैनचेस्टर जैसे विदेशी शहरों के कपड़ों की बाढ़ आ गई और भारत में निर्धनता और बेरोजगारी बढ़ी। कार्ल मार्क्स, जो कि समाजशास्त्री हैं, उन्होंने ब्रिटिश शासन की भारतीय कुटीर वस्त्र उद्योग हस्तशिल्प उद्योग को नष्ट करने की नीति को ब्रिटिश घिनौनी आर्थिक नीति की संज्ञा देते हुए कहा कि ये अंग्रेज घुसपैठिया था, जिसने भारतीय चरखे को तोड़ दिया। पहले इंग्लैंड ने भारतीय सूती माल को यूरोपीय मंडियों से बाहर किया और फिर भारत में विदेशी सूती माल की बाढ़ ला दी। वस्तुतः तो ये स्वीकार योग्य तथ्य है कि भारत में कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प उद्योग और दस्तकार की दुर्दशा के लिए ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति ही उत्तरदायी है। इसके लिए सुनियोजित नीति के तहत राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करते हुए उन्होंने अपनी कुत्सित चालों से भारतीय कुटीर उद्योगों को नष्ट कर दिया। विलियम बेंटिक के शब्दों में, इस दुर्दशा का व्यापार के इतिहास में कोई दूसरा जोड़ नहीं है कि भारतीय बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदानों में बिखरी पड़ी थी। अब भारतीय कुटीर उद्योगों के अलावा भारतीय कृषि की अवनति के पीछे भी मुख्य रूप से ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन व्यवस्था ही उत्तरदायी है। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन ने भारतीय कृषि को चौपट कर दिया। अत्यधिक भू राजस्व से किसानों की स्थिति दयनीय हो गई और लागत के दबाव के कारण परंपरागत सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक ढांचा बिगड़ गया। कृषि के वाणिज्यीकरण की नीति यानी नकदी फसलों को उत्पादन को बढ़ावा दिया गया, जिससे खाद्यान्न उत्पादन भी प्रभावित हुआ। अंग्रेजों ने भू राजस्व की दरें अत्यधिक ऊंची रखी और इसे नकद ही वसूला। इसलिए किसानों को अपने उत्पाद बाजार में बेचने पड़ते थे। यदि किसान खाद्यान्न फसल पैदा करे तो उन्हें बाजार में ग्राहक नहीं मिलते थे और वह नकदी प्राप्त नहीं होती थी। भू राजस्व की ऊंची दर एवं नकदी वसूली की वजह से लोगों को नकदी फसलें उगाने पड़ती थी, क्योंकि उनकी कीमतें अच्छी मिलती थी, वह यह बाजार में आसानी से बिक जाती थी। अब भारतीयों ने इसका अत्यधिक अनुगमन किया, यानी कि नकदी फसल उगाने पर ध्यान दिया और खाद्यान्न फसलों को हतोत्साहित किया, जिससे कि देश में खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो गया। दूसरी तरफ कृषि के वाणिज्यीकरण की नीति के तहत अंग्रेजों ने इसको प्रोत्साहन किया, क्योंकि ये नकदी फसलें उनके उद्योगों के लिए कच्चे माल का कार्य करती थी। अंग्रेजों ने कहीं कहीं इसको अनिवार्य भी बना दिया। जैसे बंगाल और बिहार आदि क्षेत्रों में नील की खेती के लिए किसानों को अग्रिम पेशगी देकर करारनामा भी लिखवा दिए जाते थे, जैसे कि मैंने ददनी के प्रथा के बारे में आपको बताया था। इसी प्रकार अंग्रेजों ने चाय के बागानों के निजी निवेश को भी प्रोत्साहित किया। कृषि पर जनसंख्या के बढ़ते दबाव तथा बिचौलियों की बढ़ती जनसंख्या के कारण जमीन न सिर्फ छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गई, बल्कि उसका अपखंडन भी हो गया। अधिकांश किसान अपना भरण पोषण भी नहीं कर पा रहे थे। बहुसंख्यक किसानों की अति दरिद्रता के कारण उनके पास इतने संसाधन भी नहीं थे कि वे अच्छे मवेशी बीजों, खाद्य और उत्पादन की उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल कर कृषि में सुधार लाते, और ब्रिटिश शासन से ऐसी आशा करना तो दूर की बात थी। ऐसे समय में जब सारे संसार में कृषि को आधुनिक बनाया जा रहा था, कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए जा रहे थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार कृषि के सुधार, सिंचाई व्यवस्था, अकाल प्रबंधन या कृषि के आधुनिकीकरण के प्रति उदासीन बनी रही। दूसरी तरफ सरकार रेलवे के विकास में निवेश कर संचार के साधनों को बढ़ावा देती रही, जो कृषि के वाणिज्यीकरण की रीढ़ की हड्डी थी। इससे कृषि के विकास पर बुरा असर पड़ा। परिणामस्वरूप ब्रिटिश साम्राज्यवादी पूंजीवादी नीति ने भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण करते हुए खाद्यान्न संकट, अकाल और कृषि ऋणग्रस्तता को बढ़ाया। साथ ही अर्थव्यवस्था में शोषण आधारित श्रम संबंधों की स्थापना की। धन्यवाद।